इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वातावरण में घुल मिल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका किसी से मेल मिलाप नहीं हो पाता। बोलचाल की भाषा में हम किसी को बहुत मिलनसार कहते हैं तो किसी को बड़े आत्म केंद्रित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम किसी को हम्बल कहते हैं तो किसी को बड़े रिजर्व नेचर वाला कहते हैं। सवाल है हम अपना व्यवहार कैसा रखें। व्यवहार शुद्धि के संदर्भ में चौथी बात थी मिलनसारिता। हर किसी में घुल मिल जाने की प्रवृत्ति। हर किसी में घुल मिल जाने की प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं कि जैसा देश वैसा वेश बना लो। मिलनसार होने का मतलब है हर प्रसंग और परिस्थिति को समझते हुए अपने आप को ढाल लो। एडजस्टमेंट की पावर। एक व्यक्ति वो होते हैं जो एडजस्टमेंट करके चलते हैं और कुछ व्यक्ति वे होते हैं जो अडामेंट रहते हैं। सामंजस्य बिठा के चलने वाले लोग और तकरार से जीने वाले लोग, दोनों अलग अलग हैं ना। आपके अंदर यदि मिलनसारिता का गुण होगा तो आप हर रंग में रंगने की क्षमता रखोगे और सब चीज को समझने और पचाने की ताकत पाओगे। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, बिल्कुल हिलते नहीं हैं। जो उनने अपना माइंडसेट बना लिया बस वैसा ही। बुरा नहीं है लेकिन सब जगह अच्छा भी नहीं है। तुमने अपना जैसा माइंडसेट बनाया ठीक है, लेकिन यदि कोई दूसरी बात सामने आ रही है तो हमें उस दृष्टि से सोचने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं सही हूं, यह सही है, पर केवल मैं ही सही हूं
ये कथन सही नहीं हो सकता। सामने वाला भी तो सही हो सकता है, हम उसको स्वीकारने के लिए कितना तैयार है? अपने मन से पूछकर देखिए, कभी इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है तो मेरा मन क्या कहता है? जो कह दिया सो कह दिया, जो हो गया सो हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। या मुझे कुछ सामने वाले की चीज़ों को भी समझकर करना है, उसे भी देखने की कोशिश करना है। क्या दृष्टिकोण है? बोलिए। हाँ, कह तो रहे हैं कि सामने वाले को, पर व्यवहार में क्या करते हैं? हम सामने वालों की बात को कितना स्वीकारने की कोशिश करते हैं, उसे हम कितना देखने का प्रयास करते हैं। जब तक ऐसी दृष्टि अंतर मन में नहीं जागे, तब तक जीवन में बदलाव घटित नहीं हो सकता। अपने जीवन में बदलाव घटित करना है तो ये दृष्टिकोण अंतरंग में विकसित करने की जरूरत है। मिलनसारिता का उदाहरण, आग्रह मुक्त जीवन, पहला लक्षण। आग्रह मुक्त जीवन कैसा होना चाहिए? बाप बेटा दोनों एक थाली में खाना खाते थे। बाप बेटा दोनों एक थाली में खाना खाते थे। किसी वजह से बेटा नाराज हो गया और उसने कहा, कल से मैं अलग खाऊंगा, कल से मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। बाप बेटा दोनों एक थाली में खाना खाते थे, बेटा नाराज हुआ, उसने कहा, कल से मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। पिता ने बात संभाला, कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खा लूंगा। आग्रह मुक्त जीवन। दूसरी बात, समन्वयात्मक दृष्टि, तालमेल बनाने की वृत्ति। हम कोऑर्डिनेशन की बात करें। अपना राग अलापना हर जगह अच्छा नहीं होता। अपनी बात रखना बुरा नहीं है, पर केवल अपनी राग अलापना अच्छी बात नहीं है। आप लोग क्या करते हो? अपनी बात विनम्रता से रख दो, कोई बुराई नहीं, मैं भी तो अपनी बात रख रहा हूं। लेकिन अपनी बात रखना और अपना राग अलापना में अंतर है। मैं अपनी बात रखूं, सामने वाला माने न माने, इसे उसकी इच्छा पर छोड़ दूं, यहां विनम्रता है। लेकिन मैंने जो कहा तुम्हें केवल मानना ही पड़ेगा और वही मानना है। हाँ? गलत है ना? और होता क्या, हमारा सुनते नहीं हो। मैंने कहा, मैं घर का मुखिया हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी सास हूं, मैं तेरा ससुर हूं। हाँ, ये होता है ना? फिर क्या होता है इसका नतीजा? रोज भुगतते हो। होती है तनातनी। आज से एक बात तय रखो, समन्वयात्मक चीजों में कोई भी बात उलझ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, समन्वय बना ले, तालमेल बना ले, चलो भाई ठीक है। आजकल तो सब में ऐसी तनातनी होती कि पूछो में, थोड़ी थोड़ी बातों में तू मैं होने लगती। अभी एक प्रकरण आया, एक की सगाई टूट गई। सगाई क्यों टूटी? देखो आदमी का स्वभाव कैसा है। सगाई हुई और सगाई होने के बाद लड़का लड़की, आजकल प्री वेडिंग शूटिंग होती है ना, तो लड़की वालों की तरफ से संदेश आया कि हमें विदेश जाना है प्री वेडिंग शूटिंग के लिए। लड़का संस्कारित परिवार का था। लड़के ने इस बात की चर्चा अपने माँ बाप से की। माँ बाप ने कहा, बेटा शादी के पहले ऐसे जाना उचित नहीं लगता। लड़के ने मैसेज कर दिया कि नहीं, हम लोग जो कुछ भी करेंगे शादी के बाद जाएंगे, अभी बाहर नहीं जाएंगे। ओ, ये लड़की को बात लग गई, अरे ये तो बड़ा दकियानुसी है, ये बड़ा दकियानुसी है, इसके साथ हम शादी कैसे करेंगे, इसको हम कैसे टॉलरेट कर पाएंगे। उसे शादी तोड़ दी। मेरे पास आया,
हम बोले जान बच गई, जान बच गई। शादी के पहले ये रंग, तो शादी के बाद क्या रंग होगा? बोलो, सोच की दशा क्या है, क्या दृष्टिकोण है? हमें यहां बहुत सजग और सावधान होने की अपेक्षा है। समन्वयात्मक दृष्टि, सामंजस्य की भावना। कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, बैठ के समझ के समझा के रास्ता निकाल लो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं। अब आप बताइए, आप कहीं ऐसी घटना घटती है तो उसे सुलझाने का प्रयास करते हो या सुलगाने का? आजकल सुलझाने वाले लोग कम, सुलगाने वाले लोग ज़्यादा, क्योंकि सबका स्वभाव इगोइस्ट है, अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। अब बड़े बड़े के अहंकार की बात तो जाने दीजिए, छोटा छोटा बच्चा भी होता है ना, बड़ा इगोइस्ट होता है। आजकल मैं देखता हूँ एक बच्चे ने मेरी पीछे उठा ली, वापस रख दिया। उसकी माँ ने उससे बोला सॉरी बोलो। 1.5 पौने 2 साल का बच्चा होगा, काहे को सॉरी बोले? वो सॉरी नहीं बोला। हम बोले इसके बाप ने सॉरी नहीं बोली, ये क्या सॉरी बोलेगा? सीखा तो वहीं से है। संस्कार। झुकना नहीं सीखते लोग, टूट जाने के लिए तैयार हैं। निर्मल व्यवहार बनाना है तो सामंजस्य अपनाना सीखिए, सामंजस्य के साथ जीना सीखिए, तालमेल बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो हो गया। अब आजकल क्या होता है, किसी के बीच कुछ तनातनी होती है तो आपस में तो बातचीत बंद। सामंजस्य के लिए संवाद जरूरी है। आज के समय में सबसे पहले संवाद टूटता है और आपस में मनमुटाव होता, आपस में बातचीत बंद होती है और अपने अपने दोस्तों को मैसेज करना शुरू करते हैं। और जो मैसेज होता है वो दो के बीच में तीसरा जुड़ता है, त्रिकोण बनाता है। और वो क्या करता है, सुलझाता है कि सुलगाता है? हाँ बोलो, तो आप क्यों जाते हो उसके पास? उस तक क्यों? पहले लोग अपनी समस्या को अपनों के बीच रखते थे, आज अपनी समस्या को अपनों से छुपाते हैं, गैरों से संबंध रखते। तो वहां परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व जैसी भावनाएं आएगी कहां? क्योंकि वो मूल्य ही नहीं है वहां। चीजें खत्म, कहानी खत्म, दृष्टिकोण बदल जाता है, जीवन का रंग बिगड़ जाता है। सामंजस्य बैठा करके चलना सीखिए, हो जाए, सब कुछ हो सकता है। थोड़ी सोच बड़ी हो। अरे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, हम कर ले तो 50% प्रॉब्लम तो ऐसे सॉर्ट आउट हो जाए। तो 50% सॉल्व होना तो बहुत हो गया, 50% टॉलरेट कर लेंगे। हम ये क्यों कहते वो एक्सेप्ट करे? तुम तो एक्सेप्ट करो। और एक बात बोलूं, मन सरल हो सब सहज है। मन कुटिल होता है ना तो गड़बड़ होता है। मन पानी जैसा हो, पानी को जिस बर्तन में डालो पानी वैसा ढल जाता है। लेकिन तुम लोग तो बर्फ बने हुए हो, पानी को डालना उड़ेलना होता, पानी ढल जाता है, लेकिन बर्फ ढलता नहीं, बर्फ को तो कूचना पड़ता है। बिना कूचे बिना एडजस्ट नहीं होता। ये जो अकड़ है यही हमारे जीवन के लिए खतरनाक बनती है। समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपने भीतर अपनाइए, जीवन को आगे बढ़ाइए। तीसरी बात, अहम मुक्त व्यवहार, आग्रह मुक्त व्यवहार। कोई भी चीज है, ठीक है मेरा, हम उसे अहम का विषय न बनाएं।
जो ईगो आता है ना, ईगो इशू, ईगो पॉइंट, क्यों, कहाँ हम अपना अहंकार खड़ा कर रहे हैं। मुझे तो तब बड़ा आश्चर्य होता है कि जब लोग अपने माँ बाप के सामने भी अपना ईगो को इशू बना लेते हैं। पति पत्नी के बीच में ईगो आ जाता है, बाप बेटे के बीच में ईगो आ जाता है, और अब तो कई लोग गुरुओं के सामने भी अपना ईगो मेंटेन करते हैं। भैया क्या पाओगे, सब सफा चट्ट हो जाएगा। जहां ईगो मिटाने के लिए आते हैं वहीं लोग अपना ईगो पोसते हैं। अहम गलाओ, अहम मिटाओ, अहम को पुष्ट करने से बचो। जीवन की धारा तभी निर्मल होगी और तभी जीवन बेहतर बन सकेगा। लक्ष्य बनाइए, मेरे व्यवहार में अहंकार से मुक्त तो कोई मनुष्य नहीं होता, मैं मानता हूं, हीनाधिक रूप में होगा, लेकिन कम से कम कुछ जगह तो अहंकार न रहे। जो मेरे व्यवहार को बिगाड़ दे उस अहंकार से क्या मतलब, जो मेरे मन की शांति को खत्म कर दे उस अहंकार से क्या मतलब, जो मेरे संबंधों को बिगाड़ दे उस अहंकार से क्या मतलब, और जो मेरे जीवन की सहजता को खंडित कर दे उस अहंकार से क्या मतलब। दृष्टिकोण बदलिए, जीवन में आनंद आनंद आएगा। और चौथी बात, मिलनसारता के लिए जो बहुत ही अर्थपूर्ण है, हर व्यक्ति का सम्मान करना सीखिए, भावनाओं की कद्र करना सीखिए। जो व्यक्ति मिलनसार होता है ना, वो हर किसी की भावनाओं का कद्र करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अमीर हो या गरीब, ऊंचा हो या नीचा, अपना हो या गैर। अपने जीवन में ऐसा मनोभाव विकसित करेंगे तो निश्चित वो व्यवहार बहुत उत्तम होगा। हर किसी के लिए देखिए कैसा हमें अपने जीवन व्यवहार में कैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी है, चलेगा। इससे प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, और हमारे संबंधों में मधुरता आती है, जीवन में शांति आती है। तो ये मिलनसारता का गुण हमारे जीवन में विकसित हो, इस भाव के साथ आज मन नहीं था आने का, लेकिन आप लोगों के पुण्य से मैं आ गया। कुछ आवश्यक कार्य में मैं लगा हूँ, इसलिए अभी यद्यपि समय शेष है फिर भी मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। सार संक्षेप में जो बात आपको मिली है आप उस पर गंभीरता से विचार करें, आंचल ढकते रहें, कोई बुराई नहीं है। फिर दुपट्टे को धीरे से क्या किया, सिर से हटा के कंधे पे रखा, धीरे से सिर से हटा के कहाँ रखा, कंधे पे, और फिर कंधे से उतार कर फेंक दिया। आपको पता ही नहीं लगा, आपको पता ही नहीं लगा कब चीजें आपसे खिसक गई। ये सब पश्चिमी सोच का कुप्रभाव है। परंपरागत परिधान हमारी अलग पहचान बनाते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कोई स्त्री यदि भारतीय परिधान में सज संवर कर आती है तो उसमें कैसा रूप दिखता है? क्या बोले? देवी का दिखता है ना। उसमें माँ और बहन का रूप भी दिखता है, उसमें देवी का रूप दिखता है। और वही कोई जीन्स और टॉप पहन कर आए तो बोलो, आप खुद से सवाल कर लो, क्या दिखता है? पहनाव से पहचान बनती है।
अपने व्यवहार को निर्मल बनाना है तो अपने पहनाव पर ध्यान रखो। आज भारत के लोग अपनी पहचान को दिनों दिन खंडित करते जा रहे हैं, जबकि जो भारतीय पश्चिम में बसे हैं वो विशुद्ध भारतीय बनते जा रहे हैं। वे आज भी अपने मामले में दृढ़ हैं। मेरे पास अमेरिका से एक आई थी, अर्थशास्त्री थी, बहुत बड़ी, अमेरिका सीनेट से भी जुड़ी हुई थी। उससे मैंने एक दिन पूछा, युवा थी, मैंने पूछा ये बताओ वहाँ के यंगस्टर्स कैसा सोचते हैं? बोले महाराज जैसा यहाँ के लोग 50 साल पहले सोचते थे। मैं सुनकर हैरान रह गया कि वहाँ के भारतीय यंगस्टर्स कैसा सोचते। बोले जैसा यहाँ के लोग आज से 50 साल पहले सोचते थे। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जी हम लोग वहाँ जाकर विशुद्ध भारतीय हो गए हैं। हमें वहाँ जाने से पता लगा कि वाकई में भारत की क्या खासियत है, भारत की क्या पहचान। महाराज हम लोग भारतीय परंपरा को पूरी तरह अपनाना चाहते हैं। बोले महाराज जी हम भले रोज़ मंदिर नहीं जा पाते, 15 दिन 1 महीने में जाएंगे तो हम जितनी भी महिलाएं साड़ी पहन करके जाना पसंद करते हैं, सिर ढक करके जाना पसंद करते हैं, बड़ों के पांव छूने में अपना गौरव महसूस करते हैं। ये जो 50 साल पुरानी यहाँ की परंपरा थी महाराज, आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं। पर मुझे आश्चर्य होता है यहाँ के लोगों को देखकर कि ये सब भूलते जा रहे हैं। क्या है? मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनका बेटा पढ़ाई किया और लंदन की एक बड़ी कंपनी में जॉब किया। 2 साल के भीतर उस कंपनी के मालिक ने उसको प्रमोट कर दिया और सीईओ बना दिया। 2 साल में एक साधारण लड़के को सीईओ, और सीईओ बनाया तो उसको जब बुला करके बोला कि मैं तुम्हें सीईओ बनाना चाहता हूं, और उस समय जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। बोला मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि मुझे तुम में भारत के दर्शन होते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं क्योंकि मुझे तुम में भारत के दर्शन होते हैं। तुमने आज भी अपनी पहचान को बनाए रखा है। इसका मतलब तुम अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ हो, और जो अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ होता है वही आगे कुछ कर पाता है। उसने उसे अपना सीईओ बना दिया। वहां रह करके भी वो अपना जैसे रहता था वैसी वो अपने भारतीय स्वरूप में ही प्रस्तुत होता, अपने हाथ से बनाता खाता। आजकल लोग दूसरे को प्रभावित होने के लिए उसकी नकल करते हैं। नेहरू जी कहा करते थे कि तुम किसी विदेशी के पास सूट पहन के जाओगे तो वो तुमसे अच्छा सूट और टाई पहन के आ जाएगा, लेकिन धोती और कुर्ता पहन के जाओगे तो कभी नहीं पहन पाएगा, क्योंकि उसको पहनना ही नहीं आता। तुम अलग दिखोगे, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाए, है ना। तो अपनी पहचान अपने पहनावे में है कि नहीं है? तो क्या करना, हाथ से पहनावा में सात्विकता रखनी है। कम से कम फटीचर बनने से बच जाओ भाइयों। तुम लोग जो फटे जीन्स पहनते हो, क्यों पहनते हो? बोलो काय का फैशन है? बोलो किस चीज का फैशन? किसने ये फैशन चलाया? अरे और बोलते फटे हुए और महंगे मिलते हैं। सोच, मैंने क्या शब्द कहा? फटीचर। अच्छा शब्द नहीं माना जाता। आप क्यों बन रहे हैं ऐसे? सोच बदलिए। और एक बात और सलाह देता हूं, पहनाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए पुरुषों से कहूंगा कम से कम साल में 10 दिन धोती पहनो, कुर्ता पहनो।
कुर्ता पजामा नहीं, धोती कुर्ता पहनो, तुम अलग पहचाने जाओगे भी धोती पहने हो कि नहीं। क्यों हंसेगा? हमारे पास है, क्या नाम उसका, राजीव मेहता, राज मेहता। 21 साल की उम्र में भारत का सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर बनने का जिसको श्रेय मिला। कई बार हमारे मंच पे आया, देश विदेशों में घूमता है और महीने में 3 दिन 24 घंटे धोती दुपट्टा पे ही रहता है। एम्बेसीज में जाता है तो धोती दुपट्टा में जाता है। और मैंने उससे पूछा, बोला महाराज मुझे अतिरिक्त सम्मान मिलता है। तुम अपने अंदर हीनता क्यों बहते हो? तुम्हें गौरव होना चाहिए ना। शुरुआत करो। पंडित जी कहेंगे तो पंडित जी कहना का बुराई क्या, लुच्चा लफंगा थोड़ी कहेंगे। बाबा कहेंगे तो अच्छा है ना भाई, लुच्चा लफंगा तो नहीं कह रहे हैं, चोर बदमाश तो नहीं कह रहे हैं, गुंडा मवाली तो नहीं कह रहे हैं। सोचने की बात है ना। अपनी पहचान बनाइए, है साधारण सी बात, पर मानसिकता पर गहरी छाप पड़ती है। अपनी भूषा करना चाहेंगे आप लोग? महीने में 1 दिन, दिन भर पहनना है। हमें धोती कुर्ता पहनना है, दुपट्टा के लिए नहीं बोल रहा हूं। पहनो। आज भी आप अपने सारे मांगलिक कार्य धोती दुपट्टा में करते हो, पूजा पाठ धोती दुपट्टा में करते हो, गृह प्रवेश करते हो धोती दुपट्टा पहनते हो। इसको तो पहनने में गर्व होना चाहिए। बनाओ मन। कोविड के बाद तो महिलाओं की साड़ी बहुत तेजी से उतर गई। कम से कम इतना सोचो कि हम मंदिर आए, हालांकि मैं नियम नहीं बलवता, नहीं तो इसमें बड़ा कई जगह नियम बना दिए गए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि बिना साड़ी के मंदिर में महिलाएं नहीं आएगी। तो उसका नतीजा ये निकला कि नई बहुएं आना ही बंद कर दी। तो भैया जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन एक खुद के मन से सोचो, महीने में 1 बार मुझे क्या पहनना है, तय करो। भूषा। पहले लोग मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखते थे, आजकल सब छिन्न भिन्न हो गया। दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही। जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, जिस्म नंगे नजर आने लगे, ये तो हद है। पहले लिहाज ही सब कुछ ढांक देता था, अब लिबास में भी लोग नंगे हैं। लिहाज खंडित होते ही मर्यादाएं टूटती है, और जहां मर्यादाएं खंडित होती है सात्विकता समाप्त हो जाती है। अपनी सोच को बनाइए। मैं आपके कंफर्ट में कोई दखल नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अपनी पहचान बनाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अभी दक्षिण भारत के लोगों से प्रेरणा लीजिए। बड़े बड़े एक्टर आज भी वो सफेद लुंगी में ही घूमते हैं। घूमते हैं कि नहीं घूमते? पी चिदम्बरम तो संसद भी लुंगी पे ही आते थे। अभी के नेताओं का मुझे पता नहीं। थालापति क्या पहनते हैं? पहनते ना, आते आज भी पहनते। दक्षिण भारत में आज भी है। उत्तर के लोग ज्यादा होशियार हो गए हैं। आप बताइए, अभी बोला कि शर्म आएगी, बोलो। जो मैं बोल रहा हूं तो सुनो बाबा, वो तो पहनते ही हो तुम। कुर्ता पैजामे में तो बाबा ही नहीं है। अलग दिखो सबसे।
भीड़ की तरह मत चलो, भीड़ से अलग चलोगे तो सबकी नजर तुम पर आएगी। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ में अलग पहचान बनाना सीखो। जीवन तब अच्छा होगा। तो सात्विकता पहनाव में, भूषा में। दूसरा क्रम है सात्विकता भोजन में। भोजन की सात्विकता की चर्चा मैं आगे करूंगा। दूसरा क्रम, आपको अपने भाषा में सात्विकता बहुत जरूरी है। स्तरहीन शब्दों का प्रयोग करने से बचिए। मैंने पहले भी कहा है, आजकल जिस तरह की गाली गलौज युक्त भाषा का प्रयोग होने लगा है, ये पागलपन की पहचान बन गया है। अभी जो चीजें वायरल हुई है, आप उसमें सहमति व्यक्त करेंगे? ये किसके लक्षण हैं? ये स्तरहीनता का निकृष्ट उदाहरण है। हमें तो अबे तबे भी नहीं बोलना चाहिए, रेकार और तुकार का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और अब तो खुल्लम खुल्ला गाली गलौज, ये किसके लक्षण है? एक अच्छे नागरिक के पहचान नहीं है, एक अच्छे मनुष्य के लक्षण नहीं है। ऐसे परिवेश से अपने आप को दूर रखिए, बचा कर चलिए। मुझे अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है, और जिनकी भाषा नियंत्रण विहीन है उनसे अपने आप को बचा के रखना है। माहौल ही ऐसा हो गया। एक युवक ने कहा, महाराज जी कॉलेजेस का माहौल ऐसा गंदा है कि गाली गलौज ने कहे तो लोग उनको बैकवर्ड कहते हैं, पंडित जी कहने लगते हैं। बताओ, पढ़ने के लिए गया कि गाली सीखने के लिए गया? एक लड़का जो 12th तक बाजार का पानी नहीं पिया, कभी मुख से किसी को ऊंचे स्वर में कुछ नहीं बोला, गाली तो बहुत दूर की बात। इंजीनियरिंग करने के लिए जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहाँ से आने के बाद ऐसी गंदी गंदी गाली निकालने लगा कि पूछो मत, और शराब भी पीना शुरू कर दिया। एक दिन जब मुझसे मिला, मेरे प्रवचन के बाद मेरे पास आया। संस्कार तो थे, और हमेशा ध्यान रखना संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। राख से दबी अग्नि की तरह, वो ढकी अग्नि की तरह दबे रहते हैं, लेकिन वक्त पाकर फिर प्रकट हो जाते। थोड़ी सी फूंक मिलती। प्रवचन में वो थोड़ा उद्वेलित हुआ, और प्रवचन के बाद मेरे पास आया, बोला, महाराज जी मेरा मन कचोट रहा है, आज आपने मुझे हिला दिया। महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई, ऐसी गलतियाँ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब पूछा तो उसने अपनी आप बीती बताई। मैंने कहा, तेरे साथ ये सब हुआ कैसे? बोले, महाराज कॉलेज में गए तो कॉलेज में सब ऐसे ही करते, मैं नहीं बोलता तो मुझे लोग तरह तरह से टोंट कसते थे, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा चलो अपने को थोड़ा एडवांस बनना है, तो मैं भी गाली गलौज करने लगा। और फिर महाराज जी मुझे शुरुआत में उनने बियर के ग्लास में पानी पिलाया, और बियर के ग्लास में पानी पिलाने के बाद 1-2 बार 2-4 बूंद बियर डाल करके पिलाया। फिर मेरे मन में भी आ गया कि थोड़ा एंजॉय करके तो देखूं। सो महाराज 10-5 बार मैंने भी शराब पी ली। ये माहौल है, बोलो युवाओं, है ना यही हाल? कहाँ जा रहे हैं हम धर्म और अध्यात्म की बातें करते हैं, पुण्य पाप की बातें करते हैं, संस्कारों की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की दिशा क्या है हमें सोचना है। क्या हम अपने आप को इनसे अलग नहीं कर सकते हैं? क्या सब कोई उसी माहौल में ढलने के लिए बाध्य है? अगर सब ऐसे ही ढलते जाएंगे तो अब तो बंटाधारी होगा ना। हमें ढलना है कि संभलना है? तो क्या करना है?
ऐसे वातावरण से निकलना है। हट जाओ, जहां तुम्हारे संस्कार छूटे, जहां तुम्हारी मर्यादा मिटे, जहां तुम पर दाग लगे और जहां तुम पर आंच आए, वहां से दूर हो जाओ, हट जाओ, कोई जरूरत नहीं है। दुर्लभ मनुष्य जीवन है, पवित्रता से जिए, तब हमारे भाव भी अच्छे होंगे। अन्यथा सब कुछ यूं ही तहस नहस होता जाएगा, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो भूषा सात्विक, भोजन सात्विक। आजकल खान पान सब बीमारी के शिकार हो रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड। अब शाकाहार मांसाहार की बात तो दूर की है, शाकाहारियों में भी जिस तरह का खाना आप खा रहे हैं, क्या वो आपके शरीर के अनुकूल है?